हेलो एवरीवन। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज हम इकोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। आपके 12th क्लास की ये सबसे लास्ट यूनिट है और काफी बड़ी यूनिट है। इसमें 4 चैप्टर आते हैं, जिसमें पहला चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, दूसरा चैप्टर इकोसिस्टम से है और तीसरा चैप्टर बायोडाइवर्सिटी और चौथा चैप्टर है एनवायरमेंटल इशू का। तो इतनी बड़ी ये यूनिट है और हर साल नीट एग्जाम में इसमें से 10 से 12 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। तो इसका काफी अच्छा वेटेज है, इसीलिए सबसे पहले हमने इकोलॉजी को लिया है। तो यहाँ पे इकोलॉजी आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके लिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी हमको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके हमने इकोलॉजी के क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं और बैक टू बैक सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट 2 को, फिर पार्ट 3 को। इसमें आपके सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे सभी तरह के। और यहाँ पर इकोलॉजी एक ऐसा पोर्शन है जहां आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा एनसीईआरटी से ही आता है इकोलॉजी में। इकोलॉजी में एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, थोड़ा जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमें इनको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा आउटसोर्सिंग भी करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वातावरण के निर्जीव घटक जैसे कि मृदा, वायु, जल, पोषक इत्यादि को सम्मिलित रूप से कहा जाता है। पहला है जैविक घटक, दूसरा है अजैविक घटक, तीसरा है सीमाकारी कारक और चौथा है पारिस्थितिकी घटक। देखिए, पहले तो जो भी घटक यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें मृदा है, वायु है, जल है, पोषक तत्व हैं। तो ये सभी घटक अजैविक घटक है। हमें पता है, हमने 2 प्रकार के घटक पढ़े हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। और पूरे इकोलॉजी में इन दोनों के मध्य जो अंतर क्रिया होती है उसी का ही अध्ययन हम करते हैं। तो जैविक एवं अजैविक घटकों का अध्ययन ही हमने किया है और हम पहचानते हैं कि अजैविक घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे कौन से घटक होंगे? अजैविक घटक। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रतिस्पर्धा सबसे गंभीर है। प्रतिस्पर्धा के बारे में आपने सुना है, कंपटीशन। कंपटीशन में जो भी पार्टिसिपेट लेता है वो नेगेटिव ही होता है। यहाँ पर अगर स्पीशीज ए है और स्पीशीज बी है और ये दोनों कंपटीशन में पार्ट ले रही है, तो दोनों माइनस माइनस में ही रहेगी, दोनों यहाँ पर ऋणात्मक ऋणात्मक में ही रहेगी, दोनों को नुकसान है। लेकिन जब प्रतिस्पर्धा होती है तो अलग अलग तरह से प्रतिस्पर्धा होती है, अलग अलग लेवल पे प्रतिस्पर्धा होती है। अगर एक ही जाति के मध्य प्रतिस्पर्धा है तो ये प्रतिस्पर्धा सबसे कठिन प्रकार की प्रतिस्पर्धा होती है, क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्पर्धा का लेवल बढ़ जाता है। अगर आप किसी और जाति के साथ में प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, वो प्रतिस्पर्धा या तो सिर्फ खाने के लिए होगी या फिर वो आवास के लिए होगी। लेकिन जब हम एक ही जाति में प्रतिस्पर्धा करते हैं तो फिर ये प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ जाती है और ये प्रतिस्पर्धा आवास के लिए भी रहती है, खाने के लिए भी रहती है और इसी के साथ साथ जनन के लिए भी ये प्रतिस्पर्धा होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें से सबसे गंभीर कौन सा है? समान क्षेत्र में वृद्धि करने वाली निकटतम संबंधी जातियों में, असमान क्षेत्र में वृद्धि करने वाली निकटतम संबंधी जातियों में, समान आवास में वृद्धि करने वाली असंबंधित जातियों में और असमान आवास में वृद्धि करने वाली असंबंधित जातियों में। तो मैंने आपको कहा कि ये प्रतिस्पर्धा सबसे कठिन कौन से लेवल पे होगी? जब अपने ही जाति के लोगों के साथ में प्रतिस्पर्धा होती है, अपने ही समान जैसे लोगों के साथ में प्रतिस्पर्धा होती है। तो यहाँ पे असंबंधित जाति है तो ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर इसमें देखिए, इसमें लिखा है असमान क्षेत्र में वृद्धि करने वाले निकटतम संबंधी, लेकिन असमान क्षेत्र है, मतलब इनका जो रीजन है वो अलग अलग है।
हो सकता है लोकल स्पीशीज हो, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्र में रह रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कंपटीशन तो वहां पे होगा कि एक ही लोकल रीजन है और उसी लोकल रीजन में रहने वाली जो स्पीशीज है तो उनके मध्य ज्यादा यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फर्स्ट। सेकंड है जंतु जो समान पोषक स्तर पर है। पहला है बाघ और मक्खियां, दूसरा है हिरण और मक्खियां, और तीसरा है सर्प और केंचुआ, और चौथा है कौवा और गाय। पहले को लेंगे बाघ और मक्खियां। अगर आप बाघ और मक्खी को कंपेयर करो तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि बाघ किस में आ जाता है? बाघ यहाँ पे आ जाता है कार्निवोर में। और मक्खियों की बात करें तो ये मक्खियां आपके सेकंड ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करती है। मक्खियां मतलब यहाँ पे हनी बी से है, तो यहाँ पे ये जो मक्खियां है ना, ये मक्खियां का मतलब यहाँ पे बी से है। हिरण और मक्खियां, ठीक है। और तीसरा दिया हुआ है सर्प और केंचुआ, और चौथा दिया हुआ है कौवा और गाय। देखिए, जब हम यहाँ पे पोषक स्तर की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रोड्यूसर से शुरुआत होती है। आपको पता है सबसे पहले किससे शुरुआत होगी? प्रोड्यूसर से। तो यहाँ पे हमेशा प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स। प्रोड्यूसर के बाद में क्या आते हैं? कंज्यूमर आते हैं। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता। और जब हम कंज्यूमर की बात करते हैं तो कंज्यूमर में भी प्राइमरी कंज्यूमर आता है, प्राइमरी कंज्यूमर के बाद में सेकेंडरी कंज्यूमर आता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या अंतर है? प्राइमरी कंज्यूमर होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब कि वो पादपों पर निर्भर करता है। प्राइमरी कंज्यूमर आपका क्या है? हर्बीवोर है। हर्बीवोर का मतलब शाकाहारी है। और सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पे कार्निवोर है। सेकेंडरी कंज्यूमर यहाँ पर क्या है? कार्निवोर है। तो 1 सेकेंड, सेकेंडरी कंज्यूमर है यहाँ पे कार्निवोरस, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, प्रोड्यूसर पर कौन निर्भर है? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर पे कौन निर्भर है? सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक। इन पादपों को कौन खाता है? हर्बीवोर। और हर्बीवोर में क्या आ जाता है? जैसे गाय आ जाती है, हिरण आ जाता है, इसके अतिरिक्त और क्या आता है? मक्खियां भी आ जाती हैं। अब आप देखना कि यहाँ पर अगर मैं सर्प और केंचुआ को इंक्लूड करूंगी तो केंचुआ तो यहाँ पे क्या है? अपराधारी है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। फिर यहाँ पे कौवा है और गाय है, इनका कोई मैच नहीं है। गाय यहाँ पे हर्बीवोर है और कौवा यहाँ पे हर्बीवोर नहीं है। तो अब हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? हिरण और मक्खियां। हिरण और मक्खी ये दोनों ही प्राइमरी कंज्यूमर है, ये दोनों ही हर्बीवोर है। हिरण है, मक्खी है, गाय है, ये सब हर्बीवोर की श्रेणी में आता है। और कार्निवोर की श्रेणी में आ जाए, जैसे कि टाइगर है, ये कार्निवोर की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसीलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? सेकंड। हालांकि ये क्वेश्चंस में ज्यादा डिफिकल्टी होती है सॉल्व करने में, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो चारों ऑप्शन में अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखना होता है, तब जाके आपका आंसर यहाँ पे बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, परितंत्र में अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि खनिज की मात्रा को कहा जाता है। खनिज की मात्रा को यहाँ पे क्या कहा जाता है? इसमें पहला ऑप्शन है खड़ी फसल, दूसरा है खड़ी अवस्था, तीसरा है खाद्य जाल, और चौथा है पारिस्थितिकी फसल। तो इसमें यहाँ पे खड़ी अवस्था आएगा, इसे हम कहते हैं स्टैंडिंग। यहाँ पे ये जो खड़ी अवस्था है यही अकार्बनिक पदार्थ है, जैसे कि खनिज मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। देखिए, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक पॉल्यूटेंट है, यह एक प्रदूषक है और ये फाइटोटॉक्सिन है। बेसिकली PAN है फाइटोटॉक्सिन। फाइटोटॉक्सिन से मतलब है कि यह पादपों के लिए यह क्या है? यह जहर की तरह कार्य करता है, टॉक्सिन की तरह कार्य करता है, पादपों के लिए टॉक्सिसिटी कोज करता है। और ये फोटोकेमिकल स्मोक के लिए भी उत्तरदायी है, इससे होता है फोटोकेमिकल स्मोक। तो कहीं ना कहीं इससे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है।
प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है, तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की दर कैसी हो जाती है, यहाँ कम हो जाती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि, जबकि प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि नहीं होती क्योंकि एक स्मॉग पैदा कर देता है। तो स्मॉग की वजह से प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी आ जाती है। तो यहाँ आंसर आपका क्या आएगा, सेकंड, प्रकाश संश्लेषण की दर में कमी। और वाष्पोत्सर्जन की दर में वृद्धि भी नहीं आएगा और इसमें कमी भी नहीं आएगा। अब ये आपको समीकरण दी गई है K माइनस N अपॉन K प्रदर्शित करता है। ऑप्शन दिया हुआ है वहन क्षमता, दूसरा है वाइटल इंडेक्स और तीसरा है वातावरणीय प्रतिरोध और चौथा है क्रैश फेज। देखिए जब हम यहाँ पर ग्रोथ कर्व पढ़ते हैं तो दो प्रकार के ग्रोथ कर्व हमने देखे हैं। एक होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, ये आपको पता है लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, और एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व। जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे ये कर्व कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें ये पॉपुलेशन डेंसिटी है और यहाँ पे टी टाइम है। तो ये जो पॉपुलेशन है, गिवन पॉपुलेशन शुरुआत में लैग फेज में होती है, धीरे धीरे वृद्धि करती है। पर्यावरणीय जितनी भी घटक होते हैं उन घटकों के प्रति अनुकूलता दर्शाते हुए धीरे धीरे यहाँ पे पॉपुलेशन में वृद्धि होती है। तो इस शुरुआत में होती है लैग फेज, फिर धीरे धीरे ये ज्यादा वृद्धि करते हैं तो ये लॉग फेज में आ जाते हैं। लॉग फेज में ये जो वृद्धि है वो एक्सपोनेंशियली होती है, वृद्धि ज्यादा होती है, लेकिन वृद्धि करते करते ये ग्राफ इस तरीके से डिक्लाइन हो जाता है और यहाँ पे आ जाता है के। के का मतलब यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी है। के का मतलब है यहाँ पे कैरिंग कैपेसिटी होती है के का मतलब, ठीक है। अब ये कैरिंग कैपेसिटी है के क्या होता है, तो देखिए के माइनस एन, इसको भी आप समझिए, के माइनस एन अपॉन के का मतलब यहाँ पर क्या है, के माइनस एन अपॉन के का मतलब यहाँ पे होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। यहाँ पे ये है इन्वायरमेंटल फैक्टर। और कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, के का मतलब है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में लिमिटेड ही ग्रोथ हो पाती है। जितने संसाधन होते हैं, सीमित संसाधन, उतने सीमित संसाधन में यहाँ पे वृद्धि हो पाती है। तो जितने संसाधन थे उनका उच्चतम रूप से उपयोग किया गया, उसके बाद ये वृद्धि यहाँ पे डिक्लाइन हो गई, क्योंकि जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे। लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से यहाँ पे आ जाता है के, और के की वजह से ग्राफ आपका ऐसा चला जाता है। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जब आपके पास में संसाधन सीमित होते हैं, तो यहाँ पर इन इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये जो यहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो आपके पर्यावरणीय कारक हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इन दोनों की वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ यहाँ पे डिक्लाइन कर जाती है। पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो डिक्लाइन कर जाती है, किस किस की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से और कैरिंग कैपेसिटी की वजह से। तो यहाँ क्या है, के माइनस एन अपॉन के, ये किसको प्रदर्शित करता है, वहन क्षमता को, जिसका मतलब कैरिंग कैपेसिटी को नहीं करता, वाइटल इंडेक्स को नहीं करता है, लेकिन वातावरणीय प्रतिरोध को ये प्रदर्शित करता है। वातावरणीय प्रतिरोध का मतलब है एनवायरमेंटल रेसिस्टेंट में वह वातावरणीय कारक आते हैं जो कि इस पॉपुलेशन ग्रोथ को कम कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए आपको कर्व भी देखने होंगे, ग्रोथ कर्व आपको पढ़ने होंगे, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व और एक आपके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, ठीक। अब किस, यहां पर हम आगे थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 7, किस आवश्यकता की पूर्ति के लिए कीटभक्षी पादप कीटों को पकड़ते हैं, मतलब कौन सी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो कीटभक्षी पादप कीटों को पकड़ते हैं। बेसिकली जो कीटभक्षी पादप होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी होने की वजह से यह कीट को पकड़कर इसका जो है उपयोग करते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं कीटभक्षी पादप। तो आसान सा क्वेश्चन था ये। इसमें पहला दिया हुआ है ऑक्सीजन, दूसरा दिया है नाइट्रोजन, तीसरा दिया है सल्फर, चौथा दिया है फास्फोरस। तो अब हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। किसी
परिभाषित क्षेत्र में कुल पारस्परिक संबंधित पादप और जंतु को क्या कहा जाता है? देखिए, किसी परिभाषित क्षेत्र में कुल पारस्परिक संबंधित पादप और जंतु को क्या कहा जाएगा? इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे समुदाय। देखो, आप जानते हैं ना कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन। फिर पॉपुलेशन में भी यहाँ पे आप देखो बहुत सारे पॉपुलेशन होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। तो इसमें आ जाता है आपके समुदाय। जाति जो भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है एवं स्थानिक अवरोध से विभाजित होती है। जब भी यहाँ पे स्थानिक अवरोध की बात करेंगे ना हम, और भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे, तो यहाँ पे दो प्रकार होता है, एक तो सिम्पेट्रिक और एक होता है एलोपेट्रिक। सिम्पेट्रिक में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है, जननिक रूप से वो अलग अलग होती हैं, लेकिन जब हम एलोपेट्रिक की बात करते हैं तो यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग हो जाता है। तो भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्र में जो जातियां पाई जाती हैं उसे हम बोलते हैं एलोपेट्रिक। और यहाँ पे पहला दिया हुआ है ऑटोजेनिक, जो हमने पढ़ा भी नहीं है, ठीक, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फिर हमने लिखा है एलोजेनिक, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे सिम्पेट्रिक है और एलोपेट्रिक है, तो एलोपेट्रिक भी आपने पढ़ा है और सिम्पेट्रिक भी आपने पढ़ा है। अब इसमें से आप क्या आंसर लगाएंगे? तो आप एलोपेट्रिक को ही आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा एलोपेट्रिक, क्योंकि एलोपेट्रिक जियोग्राफिकल आइसोलेशन को बताता है। ओके, आगे चलेंगे। परितंत्र में सबसे विविध जीव है, उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटन करता है, मांसाहारी है। देखिए, जब हम परितंत्र में बात करते हैं, इकोलॉजिकल पूरे हायरार्की की बात करते हैं, तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले आते हैं पादप। फिर ये पादपों के ऊपर कौन निर्भर है? जंतु निर्भर है। फिर ये जंतु, यहाँ पर पादप है, ये जंतु हैं। अब जंतु में आपको पता है कि प्रोड्यूसर है, पादप में आपको पता है कि प्रोड्यूसर है, और जंतु में आ जाता है आपके कंज्यूमर। इसमें प्राइमरी कंज्यूमर भी आ जाएगा, इसमें सेकेंडरी कंज्यूमर भी आ जाएगा, इसमें टर्शियरी कंज्यूमर भी आ जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद में यहाँ पर ये जो पादप है, ये जंतु हैं, ये मर जाते हैं ना, ठीक है, ये डेड हो गए। फिर डेड होने के बाद में इनको डीकंपोज करना पड़ता है। तो डीकंपोजर, यहाँ पर सबसे ज्यादा वैरायटी पाई जाती है डीकंपोजर की, क्योंकि इतने सारे पादप हैं, इतने सारे जंतु हैं। तो पादप और जंतुओं के अपघटन के लिए सबसे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अपघटन करता चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा विविधता किसमें पाई जाएगी? अपघटन कर्ता में पाई जाती है। जीव की भौतिक वातावरण के साथ पारस्परिक अंतःक्रिया के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्व पारिस्थितिकी, सम पारिस्थितिकी, जाति पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी व्यवहारिकी। पहले एक एक के बारे में देख लेते हैं। जीव की, यहाँ पे किसी एक जीव की बात है, तो जीव की भौतिक वातावरण के साथ पारस्परिक अंतरक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कहते हैं ऑर्ट इकोलॉजी, ये हम सब ने पढ़ा है, इसे हम कहते हैं ऑर्ट इकोलॉजी। ऑर्ट इकोलॉजी, इसे हम कहते हैं स्व पारिस्थितिकी। और बेसिकली ये जो डेफिनेशन दी गई है, ये स्व पारिस्थितिकी ही डेफिनेशन है। दूसरा है सम पारिस्थितिकी, जिसे हम सिन इकोलॉजी भी कहते हैं। तो यहाँ पे केवल किसी एक जीव का नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे जीवों की बात होती है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है जाति पारिस्थितिकी, जो कि नहीं होगा, सम पारिस्थितिकी भी नहीं है, और पारिस्थितिकी व्यवहारिकी भी नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा पहला, स्व पारिस्थितिकी, जिसे हम कहते हैं ऑर्ट इकोलॉजी। नाउ अब ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, एनसीईआरटी से ग्राफ दिया हुआ है। मानव जनसंख्या वृद्धि के बारे में हमको पूछा गया है कि मानव जनसंख्या का पिरामिड प्रदर्शित किया गया है। पहले तो ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि ये जो पिरामिड है, ये एज पिरामिड है, और एज पिरामिड से हर साल क्वेश्चन बनता है। तो ये जो एज पिरामिड है, इसमें आप देखिए क्या क्या है। तो ये वाला जो बताया गया है, ये प्री रिप्रोडक्टिव एज वाली ग्रुप है। प्री रिप्रोडक्टिव एज में कौन आएंगे? ठीक है, जो एडल्ट है उनसे नीचे वाले। फिर यहाँ पर ये वाला जो पार्ट दिया गया है, ये रिप्रोडक्टिव वाला एज है, रिप्रोडक्टिव जो जनन कर सकते हैं उनके बारे में। और यहाँ पर ये बताया गया है पोस्ट रिप्रोडक्टिव के बारे में। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जिसमें अधिक आयु वाले लोग आएंगे, अधिक आयु वाले लोग, कम आयु वाले लोग आ जाएंगे प्री रिप्रोडक्टिव वाले एज में। और यहाँ पे जो बीच वाले हैं, जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, जनन योग्य हैं, वो आ जाएंगे आपके इस वाले ग्राफ में। और जो वृद्ध हो चुके हैं, जो यहाँ पे ओल्ड एज में आते हैं, ये आ जाएंगे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में। अब इसमें आप देखो,
कि यहाँ पर ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें अगर हम प्री रिप्रोडक्टिव एज की बात करें तो संख्या सबसे ज्यादा किसकी है? प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले मेंबर्स की है। प्री रिप्रोडक्टिव एज वाले मेंबर सबसे ज्यादा है। रिप्रोडक्टिव वाले लोग यहाँ पे ना तो कम है ना ज्यादा है, उनकी संख्या यहाँ पे मॉडरेट लेवल पे है, एवरेज है। और सबसे कम संख्या है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। अब आपको पता है कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव में ओल्ड एज ग्रुप आता है जो कि लास्ट में जाके उसकी डेथ हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका जनसंख्या में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में जनसंख्या वृद्धि के लिए कंट्रीब्यूशन किसका होगा? या तो इसका होगा, या 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 होगा, आगे जाके करेंगे, मतलब ये आगे जाके जनन करने योग्य बनेंगे। तो इसका मतलब इनकी संख्या ज्यादा है तो जनसंख्या में लगातार वृद्धि करेगी। और जब ऐसा ग्राफ आएगा तो ये क्या प्रदर्शित करेगा कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपेंड हो रही है, पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है। तो पूछा गया है कि ये ग्राफ क्या बता रहा है? स्थायी जनसंख्या को नहीं बताता, बढ़ती जनसंख्या को बता रहा है, अस्थिर जनसंख्या को भी नहीं बताता और घटती जनसंख्या को भी नहीं बताता। तो इस तरह से आपके तीन यहाँ पर इस तरीके के ग्राफ दिए गए हैं, एज पिरामिड के ग्राफ दिए गए हैं, वो आपको जाके जरूर देखना है। उसमें घटता हुआ भी है, बढ़ता हुआ भी, स्थिर भी है। नाउ अब हम देखिए इस प्रकार से एज पिरामिड से एक क्वेश्चन बनता है, तो वो वहां जाके आपको क्लियर कर लेना है, तीनों पिरामिड देखने हैं। ये हमने सिर्फ एक क्वेश्चन लिया उससे, लेकिन आपको तीनों ग्राफ देखने हैं वहां जाके टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, जनसंख्या में अप्रतिबंधित प्रजनन क्षमता को कहा जाता है। देखिए अप्रतिबंधित प्रजनन क्षमता को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड, इसको हम कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, अब यहां पर जो रेस्ट्रिक्टिव रिप्रोडक्टिव एज होती है, इसमें फर्टिलिटी काफी ज्यादा होती है, इसमें बायोटिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। बायोटिक पोटेंशियल इतना ज्यादा होता है, बायोटिक पोटेंशियल इनके अंदर ज्यादा होता है क्योंकि इनकी फर्टिलिटी ज्यादा होती है और इस ग्रुप में आने वाले सभी लोग प्रजननशील होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा? इसकी क्षमता को, प्रजनन क्षमता को कहा जाता है जैविक विभव, जिसे हम कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। इसे हम कहते हैं बायोटिक पोटेंशियल। प्रजनन दर नहीं कहेंगे, जन्म दर भी नहीं करेंगे, वहन क्षमता भी नहीं कहेंगे। तो जनसंख्या में अप्रतिबंधित, देखिए प्रतिबंधित नहीं है, अप्रतिबंधित है, तो मैंने यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड लिखा था, यहाँ पे आएगा अनरेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जिसमें आएगा वो है बायोटिक पोटेंशियल, जिसमें जितने भी लोग हैं उनकी फर्टिलिटी वो बहुत ज्यादा है और उनके जनन करने की क्षमता ज्यादा है। तो अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है, कोई इन्वायरमेंटल रेसिस्टेंट नहीं है, तो फिर ये लोग एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं, इनकी जन्म दर में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पर जन्म दर में वृद्धि होती है। गैर अनिवार्य पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध प्रदर्शित करता है। गैर अनिवार्य का मतलब है यहाँ पे नॉन ऑब्लिगेटरी, नॉन ऑब्लिगेटरी और पारस्परिक रूप से संबंध प्रदर्शित करता है। नॉन ऑब्लिगेटरी का मतलब है कि अगर दोनों साथ साथ रहेंगे तो भी चलेगा और दोनों अगर साथ साथ नहीं रहेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई जबरदस्ती नहीं है और यहाँ पे कोई इसेंशियलिटी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों दूर दूर भी रहेंगे तो भी चलेगा। तो ऐसा किस में पाया जाता है? पहला है सहजीवन, दूसरा है प्राक सहयोगिता, तीसरा है सहभोजिता और तीसरा है नकल। पहले हम सहजीवन की बात कर ले, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। तो सहजीवन में तो जरूरी होता है, ये लैला मजनू के जैसा होता है, ये बिल्कुल ऑब्लिगेटरी होता है कि इसमें दोनों का साथ रहना जरूरी है। अगर दोनों को अलग कर दिया तो दोनों की ही मृत्यु हो जाएगी, दोनों यहाँ पे अलग अलग नहीं रह सकते, तो सहजीवन तो होगा ही नहीं। अब इन्होंने पूछा है गैर अनिवार्य, मतलब अनिवार्य नहीं है, दोनों अलग अलग रहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों यहाँ पे लाभकारी, मतलब दोनों के मध्य पॉजिटिव प्रकार का रिलेशन है। फिर हम यहाँ पे बात करें प्राक सहयोगिता, जिसे हम प्रोटो कॉपरेशन भी कहते हैं और इसमें ऐसा ही होता है, ये पॉजिटिव प्रकार का इंटरेक्शन होता है। और इसमें फिर तीसरा है सहभोजिता। तो
तो सहभोजिता भी इसमें नहीं आएगा, सहभोजिता में ये भी नहीं आएगा, और नकल तो आएगा ही नहीं। तो फिर आपके आ जाता है यहाँ पे प्राक सहयोगिता, और प्राक सहयोगिता इसमें नॉन ऑब्लिगेटरी टाइप का रिलेशनशिप होता है, जिसमें दोनों को यहाँ पर बेनिफिट है, लेकिन अगर दोनों अगर ना भी हो तो भी चलेगा। तो इस प्रकार के रिलेशनशिप को हम कहते हैं प्राक सहयोगिता। नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम विकार का कारण क्या है। हालांकि ये आपके जूलॉजी पार्ट से क्वेश्चन है, फिर भी आप इसका आंसर दे सकते हैं, आसान सा है। नाइट्रेट है, क्लोराइड है, साइनाइड है, या मीथेन प्रदूषण है। तो यहाँ पर नाइट्रेट, ये जो ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण होता है ये है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट इसमें आंसर आ जाएगा। किस विशिष्ट क्षेत्र में उत्पादक का जैव भार अधिक होता है। देखिए, जब भी हम जैव भार की बात करते हैं, जैव भार का मतलब है बायोमास, और जब भी हम बायोमास की बात करते हैं तो बायोमास का मतलब है टोटल ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे हम कहते हैं बायोमास। जितना भी जैव भार है, जितना भी बायोटिक यहाँ पे बायोमास है, उसको बोलते हैं टोटल ऑर्गेनिक मैटर। और सबसे ज्यादा अगर हम बायोमास की बात करें तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का होता है, कोरल रीफ का होता है, एस्चुरीज का होता है, ये एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा बायोमास कहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे वनों के अंदर, जंगलों के अंदर जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, तो उनका बायोमास ज्यादा होता है क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। जहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, जहां पे सारे ट्रॉफिक लेवल होंगे, आपको पता है कि वनों में सभी प्रकार के ट्रॉफिक लेवल होते हैं, वहां पे सभी पोषक स्तर होते हैं, तो वहां पे बायोमास भी ज्यादा होता है। तो जहां ज्यादा बायोमास होगा वहीं पर क्या होगा, वहां पे फॉरेस्ट होंगे। इसके अलावा कोरल रीफ भी इसके अंदर आता है, कोरल रीफ के अलावा एस्चुरीज आती हैं, वहां पर भी बायोमास ज्यादा होता है। तो अब इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है वन परितंत्र, दूसरा दिया हुआ है तालाब, तीसरा दिया है घास, और चौथा दिया है झील। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। पहले हम झील की बात करें तो सारे ट्रॉफिक लेवल तो मिलना यहाँ पे मुश्किल है। घास की बात करें तो वहां पे घास ही घास होंगी, और तालाब की बात करें तो वहां पर भी इतने अच्छे एफिशिएंट तरीके से वहां पर ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होंगे, बायोमास भी कंपैरेटिवली कम होगा किसके, वन का। इन सभी को कंपेयर करते हुए सबसे ज्यादा अगर बायोमास है तो वो किसका है, वन का, क्योंकि वन का मतलब फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में क्या आते हैं, बड़े बड़े वृक्ष आते हैं, और वृक्षों की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन परितंत्र। नेक्स्ट है, यदि एक छोटे तालाब में पैरामीशियम की संख्या 50 है तो 1 घंटे समय अंतराल पर संख्या बढ़कर 150 हो जाती है, तो जनसंख्या वृद्धि दर बतानी है। आपको बताना है जनसंख्या वृद्धि दर, मतलब हमें बताना है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हमको बतानी है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बतानी है। ठीक, अब हम इसको कैसे बताएंगे, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं तो वैसे इसका आपको फॉर्मूला दिया गया है। तो यहाँ पे पहले हम बात करें जो इनिशियल पैरामीशियम की संख्या है, पैरामीशियम की संख्या मतलब इनिशियल टाइम में हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत में टी टाइम में, टी समय में पैरामीशियम की संख्या, तो पैरामीशियम की संख्या कितनी है, टी समय में पैरामीशियम की संख्या है 50। ठीक, और एक समय अंतराल के बाद में ये बढ़ के हो गई है 150, मतलब टी टाइम, आफ्टर टी टाइम। तो आफ्टर टी टाइम ये बढ़ के कितनी हो गई, 150। तो जनसंख्या की वृद्धि की दर हमको बतानी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 150 माइनस 50, तो आंसर आ जाएगा आपके 100, और यही आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो 150 माइनस 50, तो अब यहाँ पे आंसर देख लीजिए, 50 प्रति घंटा, सेकंड है 200, और तीसरा है 5, और चौथा है 100 प्रति घंटा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 पर आवर। ठीक, आगे चलते हैं।
आयु संरचना का ज्यामितीय प्रदर्शन किसका लक्षण है? आयु संरचना का ज्यामितीय प्रदर्शन किसका लक्षण है? पहला है जैविक समुदाय, दूसरा है भूमि के टुकड़े, और तीसरा है समष्टि, और चौथा है परितंत्र। देखिए, जब हम यहाँ पे जैविक समुदाय की बात करते हैं तो जैविक समुदाय के अंदर जितने भी लोग आते हैं तो वहां पे अलग अलग स्पीशीज के लोग भी आ जाते हैं। भूमि के टुकड़े की बात करेंगे तो ये भी नहीं होगा, लेकिन परितंत्र भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ समष्टि की बात करूंगी, आप समष्टि पे ध्यान दें कि जब मैं समष्टि की बात करूंगी तो समष्टि में अलग अलग आयु के लोग आपको मिल जाएंगे, आसानी से अलग अलग आयु के लोग मिल जाएंगे। मतलब आपको किसी भी समष्टि में 4 साल की आयु के भी लोग मिल जाएंगे, आपको 10 साल की आयु के भी मिल जाएंगे, हर आयु के लोग वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो कहां पर आपके आयु संरचना का ज्यामितीय प्रदर्शन करना आसान होगा? किस जगह पर आपको आयु का पिरामिड बनाना है या आयु की ज्यामितीय संरचना ग्राफ पर एक प्लॉट करनी है, तो किसको देखकर आप आसानी से बना सकते हो? तो समष्टि को देखकर हम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ये आपके अगेन पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व आ गए हैं, जिसमें आप देख रहे हो एक लॉजिस्टिक है और दूसरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है। पूछा गया है दिए गए ग्राफ में 2 प्रकार की जनसंख्या वृद्धि कर्व है, ए और बी का प्रदर्शन किया है। निम्न में से कौन सा वृद्धि प्रारूप यथार्थवादी माना गया है? इनमें से कौन सा यथार्थवादी है, मतलब जो एक्चुअल है वो कौन सा है? जो अभी आसपास आपको परिस्थितियां देखने को मिलती है वो एक्चुअल कौन सा है? तो पहला है चरघातांकी, दूसरा है संभार वृद्धि तंत्र, तीसरा है जेड आकार का वृद्धि वक्र, और चौथा है जेड आकार का वृद्धि कर्व। देखिए, सबसे पहले हम देख लें जे आकार का वृद्धि कर्व, या फिर हम बात करें यहाँ पे चरघातांकी वृद्धि कर्व की। बात है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, और बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व नेचर में नहीं देखने को मिलता है, हमेशा कैरिंग कैपेसिटी होती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे पास में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ होना जरूरी है, और यही यथार्थ है। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है। ठीक है, आज के सिनेरियो में तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे आंसर यहाँ पे यथार्थवादी के बारे में पूछा है। यथार्थवादी का मतलब कि अगर आप आज के सिनेरियो में बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कैसे जाएगा? तो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व ऐसे तो नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे ही जाएगा, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी जरूर यहाँ पे आएगी, क्योंकि हमारे पास में रिसोर्सेज कैसे है? लिमिटेड है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? संभार वृद्धि तंत्र वक्र। नेक्स्ट है 2 भिन्न आवासों के मध्य संयोजन क्षेत्र में उपस्थित विविधता को जाना जाता है। एज प्रभाव, संयोजन प्रभाव, पाश्चर प्रभाव, बॉटलनेक प्रभाव। देखो ये इवोल्यूशन का है, बॉटलनेक प्रभाव आएगा नहीं, पाश्चर प्रभाव भी नहीं आएगा, संयोजन प्रभाव भी नहीं आएगा। इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट कहते हैं जब 2 अलग अलग क्षेत्र आपस में 2 अलग अलग आवास जुड़ते हैं तो वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, और इस को हम कहते हैं एज इफेक्ट। निम्न में से किस परितंत्र में जाति विविधता सबसे अधिक होती है? कोरल रीफ में अधिक होती है, गहरे समुद्र में अधिक होती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में होती है, सवाना घास में होती है। तो आप देख के बता सकते हो कि सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलेगी। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यदि आपको मिलेगी तो कहाँ मिलने वाली है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर कौन सा है? तो पहला है स्थिरीकरण, दूसरा है वाइटल इंडेक्स, तीसरा है जनसंख्या का आकार, और चौथा है घनत्व स्थिरांक। तो जब भी हम जनसंख्या वृद्धि के पैरामीटर की बात करेंगे तो जनसंख्या के आकार को देखेंगे कि जनसंख्या का आकार कैसा है। तो यहाँ पे स्थिरीकरण से हमें पता नहीं लग सकता कि जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, हमें वाइटल इंडेक्स से भी नहीं पता लगेगा, घनत्व स्थिरांक से भी नहीं, जनसंख्या के आकार से हम बता सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। जैसे मैंने आपको एज के पिरामिड से बताया, तो वहां एज पिरामिड की हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी, कैसे रहेगी। रेत पर अनुक्रमण की अवस्थाओं को क्या कहते हैं?
ठीक है, इसको हम कहते हैं सेमोसियल लेकिन इंग्लिश में, और हिंदी में बता देते हैं, हिंदी में यहाँ पे रेत का अनुक्रमण कहेंगे, रेत पर होने वाला अनुक्रमण। निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी क्रिया में दो सहभागी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर ऐसी कौन सी अंतःक्रिया है जिसमें दो जातियां भाग ले रही लेकिन दोनों को ही नुकसान है? तो हमेशा प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन जिसे हम कहते हैं, उसमें जो भी लोग भाग लेते हैं वो नुकसान में ही रहते हैं, हमेशा ये नेगेटिव होता है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? प्रतिस्पर्धा। समष्टि जो जैव भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है कहा जाता है। ऐसी समष्टि जो किसी जैव भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित है, किसी जैव भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है, ऐसी समष्टि को कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। आपने नाम तो सुना होगा एंडेमिक स्पीशीज, जैसे कि सिकोया, मेटासिकोया, उसी तरह से प्रोसोपिस, अरावली की श्रृंखलाओं में प्रोसोपिस होता है। तो ये एंडेमिक स्पीशीज है जो कि वहीं पर पाई जाती है। उसी तरह से हिमालय में पाइनस, तो ये स्थानीय प्रजातियां हैं और उसी भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, इन्हें कहा जाता है एंडेमिक स्पीशीज। ठीक, आगे चलते हैं। निम्न में से किसमें हमेशा स्टीपर स्लोप होगा? स्टीपर स्लोप वहां होता है, स्टीपर स्लोप का मतलब आपको पता है ना, आपने यहाँ पे ग्रोथ पढ़ा था, तो इस तरीके से स्टीपर स्लोप था। ठीक, तो यहाँ पर ये हमेशा अपराइट होता है। अपराइट किसके पिरामिड होते हैं? जैव भार के पिरामिड अपराइट होते हैं, या ऊर्जा के होते हैं, या संख्या के होते हैं, या दोनों के होते हैं? तो हमेशा आपको ये भी पता है कि ऊर्जा के पिरामिड हमेशा अपराइट होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं होते, कभी भी उल्टे नहीं होते, हमेशा सीधे ही होते हैं। और जो पिरामिड हमेशा सीधे होते हैं उनकी जो स्टीपर स्लोप आता है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट है, निम्न जैव भू रसायन चक्र में से एक श्वसन कारण क्षति नहीं होती। मतलब यहाँ पे एक रसायन चक्र से एक में श्वसन के कारण क्षति नहीं होती। तो देखो कार्बन में तो ऐसा होता है, लेकिन सल्फर और फास्फोरस की बात करें तो इनमें ऐसा नहीं होता। तो आंसर आपके आ जाएगा 4। परितंत्र में निम्नलिखित में से किसका पुनः चक्रण नहीं होता? ऊर्जा का पुनः चक्रण नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है कि एनर्जी का रिसाइकलिंग नहीं होता है, एनर्जी रिसाइकल नहीं होती है, आपको ध्यान रखनी है, मैंने बताया भी हुआ है। रॉबर्ट कॉन्स्टेजा के अनुसार कुल लागत का 10% परितंत्र सर्विस के लिए है। आपने रॉबर्ट कॉन्स्टेजा की सर्विसेज पढ़ी होंगी, इकोलॉजिकल सर्विसेज, जिन्होंने बताया है कि कौन से कितना जो प्रतिशत है वो किस जैसे मिट्टी के निर्माण के लिए कितना चाहिए, और इसके अतिरिक्त 10% परितंत्र सर्विस के लिए है। तो कुल लागत का 10% परितंत्र सर्विस है मृदा निर्माण के लिए, पुनः निर्माण के लिए, वन्यजीव नियमन के लिए, आवास नियमन के लिए। तो पुनः निर्माण के लिए होता है, इसको बोलते हैं रिक्रिएशन, इसे हम कहते हैं रिक्रिएशन। अगर कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके रिक्रिएशन के लिए हमें 10% से कम, मतलब कुल लागत का 10% से कम यहाँ पर इकोलॉजिकल सर्विसेज की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, गहरे समुद्र के पानी में रहने वाले अधिकांशतः जंतु होते हैं। पहला है अपरदहारी, दूसरा है प्राथमिक, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता और चौथा है द्वितीयक उपभोक्ता। तो जब भी गहरे समुद्र की बात करेंगे तो सबसे गहरे वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं अपरदहारी। ठीक है, अपरदहारी का काम होता है डिकम्पोज करना। तो यहाँ पे डिकम्पोजर होते हैं और उन्हें सूर्य की प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि गहरे समुद्र में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, तो वहां पर आपके क्या आ जाएगा? अपरदहारी। नेक्स्ट 31, पारिस्थितिकी तंत्र जो आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता है। आसानी से क्षतिग्रस्त हो सकता है लेकिन कुछ समय बाद ठीक भी हो सकता है। तो यदि हानिकारक प्रभाव रोका गया है तो ऐसा जो इकोसिस्टम है, ये इकोसिस्टम कौन से प्रकार का इकोसिस्टम है? तो ये आसानी से तो क्षतिग्रस्त हो रहा है लेकिन आसानी से ये जल्दी रिकवर भी हो रहा है। तो इसकी उच्च स्थिरता तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आसानी से क्षतिग्रस्त हो गया तो मतलब इसकी स्थिरता निम्न प्रकार की है। तो निम्न स्थिरता, निम्न प्रतिरोधकता, ये तो गलत है। प्रतिरोधकता इसकी अच्छी है क्योंकि ये जल्दी से रिकवर भी कर रहा है, ठीक है ना। उच्च स्थिरता नहीं है, निम्न स्थिरता है इसकी। तो ये निम्न स्थिरता लेकिन उच्च प्रतिरोधकता। उच्च प्रतिरोधकता का मतलब है कि ये रिकवर भी जल्दी हो जाएगा। रिकवर अगर इसको करेंगे तो ये रिकवर भी जल्दी करेगा, ठीक है।
रिकवर भी ये जल्दी से कर लेगा। और ऐसे इकोसिस्टम जैसे कि मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं, वो होते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जल्दी से तो ये क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं, लेकिन जल्दी से ये रिक्रिएट भी हो जाते हैं, जल्दी से बन भी जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि किसान खेती करते हैं, अब आप मान लीजिए फसल में आग लग जाए तो वो जल्दी वो नष्ट हो जाती है, उसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता उसको नष्ट होने में, लेकिन दोबारा वो ग्रो भी हो जाती है कम समय में। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा 4th। एडैफिक कारक संदर्भित करता है मृदा। एडैफिक कारक जो है ये मृदा से संबंधित है, तो आंसर आपके आ जाएगा मृदा। परितंत्र में सामान्यतः अपरद भोजी है। अपरद भोजी का मतलब डिट्राइटी वॉरस है, कीट और पक्षी। तो कीट और पक्षी, ये कीट और पक्षी, शैवाल और कवक, जीवाणु और पादप, केंचुआ घोंगा। तो केंचुआ और घोंगा ये दोनों ही अपरद भोजी हैं, ये दोनों ही अपरद भोजी हैं, केंचुआ और घोंगा। निम्नलिखित में से कौन परितंत्र में जैव भू रासायनिक चक्र के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? पहला है उत्पादक, दूसरा है शाकाहारी, तीसरा है उपभोक्ता और चौथा है अपमार्जक। तो यहाँ पे अपमार्जक आएगा, अपमार्जक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है पादपों में मृदा अवशेष जैसे कि पत्ती, छाल और पुष्प, मृत जंतु और अवशेष विष्ठा सहित बनाते हैं। ये क्या है? अपरद है, आंशिक पचित अपरद है, ह्यूमस या लेटर। तो ये अपरद का निर्माण करते हैं। एक अपरद में ये सारी चीजें होती हैं, पत्ती, छाल, पुष्प, मृत जंतु, अवशेष, विष्ठा, ये सारी चीजें होती हैं अपरद के अंदर। प्राकृतिक वृद्धि दर की आंतरिक गणना के लिए निम्नलिखित में से मापदंडों में से अपेक्षित है? जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर और वहन क्षमता, जनसंख्या घनत्व और मृत्यु दर और वहन क्षमता। जब भी हम प्राकृतिक वृद्धि दर की बात करते हैं, नेचुरल, यहाँ पे नेचुरल इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो हम जन्म दर और मृत्यु दर की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अति छोटे जीव ध्रुवीय क्षेत्रों में दुर्लभ है। मतलब जो छोटे जीव होते हैं वो ध्रुवीय क्षेत्रों में बहुत कम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका सतह क्षेत्रफल आयतन के अपेक्षा बड़ा होता है। और ये जीव क्या होते हैं? इनका सतही क्षेत्रफल आयतन की अपेक्षा बड़ा होता है। तो यहाँ पे छोटे जीवों की बात हो रही है। तो जो छोटे जीव होते हैं ये क्या है? ये छोटे जीव कहाँ पाए जाते हैं? ज्यादातर गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों में नहीं पाए जाते। ऐसा क्यों? ये नियामक हैं या आंशिक स्वरूपी हैं, या ये प्रवासी हैं या स्वरूपी हैं। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? ये होते हैं कॉन्फॉर्मर्स। ये होते हैं कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो अपने ताप का नियमन नहीं कर पाते, जो कि अगर मान लीजिए अपने बाहर के तापमान में वृद्धि हो रही है तो इनके आंतरिक तापमान में भी वृद्धि इनको करना पड़ता है। ये अपने टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। और बेसिकली इसमें आते हैं पोइकिलोथर्मिक। पोइकिलोथर्मिक का मतलब है असमतापी प्रकार के जीव जंतु इसके अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, रेगुलेटर नहीं आएगा, नियामक यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि नियामक अगर होते तो वो चाहे अतिरिक्त तापमान होता चाहे कम तापमान होता, लेकिन वो अपने तापमान को हमेशा कांस्टेंट करके चलते। आंशिक स्वरूपी भी नहीं आएगा और प्रवासी भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपकी कॉन्फॉर्मर। एक निश्चित वातावरणीय दशा में अपरद की दर धीमी होती है यदि अपरद है नाइट्रोजन, ह्यूमस, लिग्निन और काइटिन और जल में विलय पदार्थ। देखिए, जब अपरद के अंदर लिग्निन और काइटिन की मात्रा ज्यादा होती है तो उसके डिकम्पोजिशन की रेट कम हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो जितनी लिग्निन की मात्रा और काइटिन की मात्रा ज्यादा होगी उतना अपरदन की दर धीरे होगी। ठीक, तो ये आपको पता है, इसका आंसर आ जाएगा 3rd। जैविक समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाले विभिन्न जातियों के वितरण को क्या कहते हैं? जैविक समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाले जैविक समुदाय को हम यहाँ पे स्तरीकरण कहते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन, अलग अलग लेयर पर अलग अलग ट्रॉफिक लेवल का होना। जैसे कि आपने लैक का स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ा है, लैक का झील का स्तरीकरण आपने पढ़ा है। इसके अतिरिक्त आपने तालाब का स्तरीकरण पढ़ा है। तो
पहला ऑप्शन पिरामिड दिया है, दूसरा अभिसारित, तीसरा क्षेत्रण, चौथा है स्तरीय विन्यास। तो यहाँ पे चौथा आएगा स्तर विन्यास, इसका मतलब है स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे कि अगर हम बात करें एक झील की बात करें तो झील में तीन लेयर होते हैं, एक होता है लिटोरल, दूसरा होता है लिम्नेटिक और तीसरा होता है प्रोफंडल। तो उस तरह से उसका स्तरीकरण किया गया है, तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन या स्तरीकरण, जो कि एक इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। झील में पादप प्लवकों की बहुतायत वृद्धि होगी, लिटोरल क्षेत्र में, लिम्नेटिक क्षेत्र में, प्रोफंडल क्षेत्र में। यदि हम एक झील वाले क्षेत्र की बात करें तो झील वाले क्षेत्र में जो इसका एज वाला एरिया है, जहां पे सूर्य का प्रकाश भी है, थोड़ी मिट्टी भी है, थोड़ा पानी भी है, दलदली क्षेत्र है, तो उसे हम कहते हैं लिटोरल एरिया। इसे हम कहते हैं लिटोरल एरिया। यहाँ पर पानी होता है, पानी का एक्सपोजर होता है बिल्कुल बीच में, और सूर्य की किरणें यहाँ पे गिरती है अच्छी खासी। तो यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज्यादा होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन सबसे ज्यादा होते हैं। इस क्षेत्र को कहा जाता है लिम्नेटिक क्षेत्र, इसको कहा जाता है लिम्नेटिक क्षेत्र, लिम्नेटिक क्षेत्र। और इसके नीचे वाला जो एरिया होता है जहां पे सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है, उसे हम कहते हैं प्रोफंडल रीजन, इसे हम कहेंगे प्रोफंडल। तो ये आपके यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, लिम्नेटिक क्षेत्र। जैव ऊर्जा जो शाकाहारी जीवों के उपयोग के लिए उपलब्ध है कहलाती है, शाकाहारी जीवों के लिए उपलब्ध है। ऐसी जैव ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता और खड़ी फसल और कुल प्राथमिक उत्पादकता। देखो जब बात होती है यहाँ पे एक यहाँ पर पेड़ है, ठीक है, अब इसकी ये पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जो रेस्पिरेटरी जितना भी खर्च हुआ है, श्वसन में जो भी खर्च हुआ है, तो जो बचेगा वो यहाँ पे क्या होगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और जो शाकाहारी होते हैं वो किसका उपयोग करते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का उपयोग करते हैं। हम किसका उपयोग करते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके सेकेंड। जंतु प्रजाति जो परितंत्र के कार्यों का नियमन करती है वो क्या कहलाती है, ऐसी जंतु प्रजाति जो कि परितंत्र के कार्यों का नियमन करती है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसी कौन सी जातियां हैं जो कि पूरे इकोसिस्टम को संचालित कर रही है और पूरा इकोसिस्टम उन्हीं के ऊपर निर्भर है। पहला है पुरोगामी प्रजाति, दूसरा है कुंजशील प्रजाति, तीसरा है वर्गीकी प्रजाति और चौथा है एज प्रजाति। तो इसमें आप क्या आएगा, कुंजशील प्रजाति, जिसे हम कहते हैं कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज क्या होती है, ऐसी स्पीशीज जो कि पूरे इकोसिस्टम को चला रही होती है। यदि किसी भी इकोसिस्टम में से कीस्टोन स्पीशीज निकल जाए तो वो इकोसिस्टम बहुत आसानी से डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। जैसे कि हनी बीज की बात कर लें, अगर इकोसिस्टम में से हनी बीज को निकाल दें तो पॉलिनेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा, परागण नहीं होगा, तो फिर पादपों में यहाँ पर निषेचन नहीं होगा, फल नहीं बनेंगे, बीज नहीं बनेंगे। तो आप देखो कि एंजियोस्पर्म यहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे। तो एक एंजियोस्पर्म में पुष्पीकरण के लिए, फल निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता है, हनी बी की आवश्यकता है। और मैक्सिमम 80% से ज्यादा पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, हनी बीज के द्वारा होता है। और अगर 80% पॉलिनेशन नहीं होगा तो कितना बड़ा नुकसान है। तो यहाँ पर ऐसी जातियों को कहते हैं कुंजशील प्रजाति। पर्यावरण में ऑक्सीजन का अधिकतम योगदान आता है सागर महासागर से, वन से, घास के मैदान से, झील से। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हमको मिलती है फॉरेस्ट से, और इसमें सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। परितंत्र में जीवाणुओं को क्या माना गया है, जैसे कि दही है, दही में लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे लघु उपभोक्ता, दीर्घ उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता। तो इसे मैं करवा चुकी हूँ एक शॉर्ट टॉपिक में, इसे हम कहते हैं लघु उपभोक्ता, माइक्रो कंज्यूमर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 45। पारिस्थितिकी पिरामिड को भी कहा जाता है, संख्या का पिरामिड और एल्टन पिरामिड, टिलमैन का पिरामिड और चार्ल्स का पिरामिड। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहा जाता है, इसे बोलते हैं एल्टन पिरामिड्स। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे सेकंड। तो आपने देखा ये 45 क्वेश्चंस थे इकोलॉजी के, और ये तो पूरे एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस थे। और इसके बाद में जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें हम और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा आपको ये जो चैप्टर्स हैं
ये डाटाबेस हैं, तो इनके कुछ डाटा आपको याद रखने होंगे, जैसे कि इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं, तो वो भी पूरा का पूरा डाटाबेस चैप्टर है। उसके अलावा आपके बायोडाइवर्सिटी है, तो वो भी डाटाबेस चैप्टर है। और यहाँ पे टर्मिनोलॉजी मैटर करती है, आपको जितनी भी टर्म्स आप देख रहे हो, टर्म्स आ रही हैं, तो टर्म्स का मीनिंग पता होना जरूरी है। तो आपने पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पार्ट 2 के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।